नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के तहत आज हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे भाई? सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। विद्यार्थियों, सर्वोच्च न्यायालय के तहत हमारा जो पहला बिंदु है वो है न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या मतलब न्यायाधीशों की संख्या क्या है? किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। बाद में आवश्यकता अनुसार समय समय पर वृद्धि होती गई। वर्तमान में उच्चतम, सर्वोच्च कह दो चाहे उच्चतम कह दो, एक ही बात है। उच्चतम न्यायालय में 2008 से न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य प्लस 30 अन्य, अर्थात 31 कर दी गई है। स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। कितनी थी भाई? 7 थी। बाद में आवश्यकता अनुसार समय समय पर वृद्धि होती गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 2008 से न्यायाधीशों की संख्या 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश अर्थात 31 कर दी गई है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई? 2008 से 31 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए वह मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेता है। न्यायाधीशों की सलाह लेता है वह जो उचित समझे, वह जो उचित समझे।
अब सुनो, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके लिए वह मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेता है, वह जो उचित समझे, और जिनकी भी वो उचित समझता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, जिनके भी वो उचित समझ, उनकी क्या लेता है? वो सलाह लेता है। कौन? राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली द्वारा होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है भाई? कोलेजियम व्यवस्था से होती है। इस व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाती है। इस व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति बनाई जाती है। वे न्यायाधीशों के नाम का चयन करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ओके, न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है भाई? कोलेजियम व्यवस्था से होती है। किससे होती है? कोलेजियम व्यवस्था से होती है। इस व्यवस्था के तहत उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं, वरिष्ठ न्यायाधीश जो सीनियर हैं, की एक समिति बनाई जाती है। वे न्यायाधीशों के नाम का चयन करके राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वो समिति क्या करती है? न्यायाधीशों के नाम का चयन करती है और किसको सौंपती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ये हो गई न्यायाधीशों की संख्या की प्रक्रिया। दूसरा आपका बिंदु है न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों के लिए भी योग्यताएं तय हैं। सबसे पहली है वह भारत का नागरिक हो। एक तो वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का। भारत के अलावा कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में न्यायिक कार्य नहीं कर सकता। अब उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं हम, अरे भाई सर्वोच्च न्यायालय की पढ़ रहे हैं ना, तो वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक
न्यायाधीश रह चुका हो। किसी उच्च न्यायालय में, एक न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में चलेगा, लेकिन कैसे होना चाहिए भाई, लगातार। मतलब उच्च न्यायालयों में, किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो। एक न्यायालय में रह लिया 5, या फिर एक से अधिक 2-3 न्यायालयों में, एक से अधिक 2 में रह लिया, मान लो 2 साल 3 साल, ऐसे है ना, 5 साल, लेकिन लगातार कितने साल, 5 साल। तीसरा, या फिर यहाँ अथवा दे देंगे आप, या तो ये या फिर ये, वह है किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता वकील रह चुका हो। राष्ट्रपति की नजर में उच्च कोटि का कानून का जानकार हो। कानून विशेषज्ञ का तो है ना, कानून विशेषज्ञ हो। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। एक तो वह किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। वह किसी उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की नजर में उच्च कोटि का कानून विशेषज्ञ हो, कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, मतलब ये एक शर्त आ रही है, उच्च न्यायालयों में, एक न्यायालय हो चाहे एक से अधिक उच्च न्यायालय हो, ठीक है, हाँ, तो उनमें लगातार कितने साल, 5 साल क्या रह चुका हो, न्यायाधीश। लेकिन किन में, उच्च न्यायालयों में, अथवा किसी उच्च न्यायालयों में एक में हो चाहे एक से अधिक 2 में हो, तो लगातार 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की नजर में उच्च कोटि का क्या हो, कानून विशेषज्ञ हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। इससे पूर्व उन्हें नहीं हटाया जा सकता। उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। समझो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है भाई, 65 वर्ष, याद रखना 65 साल। इससे उन्हें, इससे पहले, ऐसे लिखो, इससे पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया, किसका वर्णन करना पड़ता है भाई, महाभियोग प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
महाभियोग प्रक्रिया के तहत संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। महाभियोग प्रक्रिया के तहत संसद के किसी सदन में यह प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। अब संसद का कोई सा भी सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा, अब किसी भी सदन में ये प्रक्रिया स्टार्ट करनी होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोकसभा में स्टार्ट होगी। लोकसभा में 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 सदस्य प्रस्ताव रख करके न्यायाधीश को सूचना देनी होती है कि साहब आपके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है, आपके खिलाफ हमें शिकायत मिली है। 1/4 न्यायाधीश को सूचना भिजवा दी। सूचना देने के बाद उसका पक्ष सुनना होता है। अगर वो अपना पक्ष नहीं रख पाए तो सदन की कुल संख्या, समझो सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, मतलब महाभियोग का जो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो यह प्रक्रिया कहाँ पहुंच जाएगी, दूसरे सदन में। दूसरे सदन में 1/4 वाला नहीं रहेगा, सिर्फ सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत है। सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत है, ये यहाँ रखा जाएगा। यहाँ भी है 2/3 बहुमत से पास हो गया। मान लेते हैं यहाँ अटक गया तो अटक गया, मान लेते हैं इस सदन ने पास नहीं किया तो नहीं किया, मान लेते हैं इसने भी पास कर दिया। तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो यह संसद से पास मान लिया जाएगा, फिर पहुंचेगा ये किसके पास भाई, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही कोई भी न्यायाधीश पद से हटा हुआ माना जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अब तक उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई है, परंतु वह पूरी नहीं हुई, और अब तक इस प्रक्रिया से कोई भी न्यायाधीश पद से नहीं हटा है। सुनो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। एक न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, इन पर लोकसभा से प्रक्रिया चली लेकिन राज्यसभा में अटक गई। यहां से पास वहां अटक गई तो बच गया। पीडी दिनाकरण
प्रक्रिया यहाँ से चली, पास हो गई, यहाँ आने पर लोकसभा भंग हो गई। सौमित्र सेन प्रक्रिया यहाँ से पास हो गई, यहाँ पहुंचने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया कि साहब मैं पद पे नहीं रहूंगा। तो कहने का मतलब इस प्रक्रिया से नहीं हटे, कहीं लोकसभा भंग हो गई, कहीं राज्यसभा ने प्रस्ताव पास नहीं किया, और कहीं न्यायाधीश ने स्वयं ने रिजाइन कर दिया। तो कहने का मतलब इस प्रक्रिया से अब तक महाभियोग प्रक्रिया से कोई भी न्यायाधीश पद से नहीं हटा है। सर प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह पास हो जाए, और पास होने के बाद संसद की स्वीकृति और राष्ट्रपति की परमिशन, उसके बाद प्रक्रिया पूरी होगी। यहाँ तो इससे पहले ही लोकसभा राज्यसभा में अटक गया। ठीक है, चलो वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। देखो वर्तमान में न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन अपने बुक में जो है वही बता रहा हूं मैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹1,00,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 वेतन मिलता है। $90,000 वेतन मिलता है। इसके अलावा वाहन, आवास, बिजली, पानी व अन्य भत्ते आदि व अन्य भत्ते समय समय पर दिए जाते हैं। इनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। सुनो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 और अन्य न्यायाधीशों को 90,000। अपनी बुक में यही बता रहा हूँ। इसके अलावा वाहन, आवास, बिजली, पानी व अन्य जो सुविधाएं हैं वो सभी। इसके अलावा अन्य जो भत्ते हैं समय समय पर वो उनको मिलते रहते हैं, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे कोई त्योहार का भत्ता हो, वो मिलते रहते हैं। इनका वेतन मिलता है संचित निधि से। संचित निधि से जो वेतन मिलता है उसके ऊपर इनका कोई प्रतिबंध नहीं होता। संचित निधि से जो वेतन मिलता है किसी अन्य का उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उन्मुक्तियां न्यायाधीशों को संविधान द्वारा उन्मुक्ति प्रदान की गई है।
इसके तहत उनके द्वारा किए गए फैसलों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं की जा सकती। इसके तहत क्या है, उनके द्वारा किए गए फैसलों की सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं की जा सकती। उनके द्वारा जो भी फैसले हैं उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान नई दिल्ली है। स्थापना से लेकर अब तक वहीं स्थापित है। कहाँ है भाई न्यायालय का मुख्य स्थान? नई दिल्ली, और अब तक वह वहीं स्थापित है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं न्यायाधीशों पर? किसी भी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद वह वकालत नहीं कर सकता। किसी भी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, जैसे कोई भी न्यायाधीश है और वो सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है, और सेवानिवृत्ति के बाद वह वकालत नहीं कर सकता, मतलब कहीं भी या संबंधित न्यायालय में क्या नहीं कर सकता भाई, वो वकालत नहीं कर सकता। तो ये अपने सर्वोच्च न्यायालय के कुछ बिंदु हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या की बात की हमने।